हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवार एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। आप सभी को कुछ समय से पता चल ही चुका है कि आज यानी कि 1 जुलाई 2024 से देश में एक नया क्रिमिनल मैन्यूल, जिसमें आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए क्रिमिनल कानून आज से लागू होने वाले हैं। ये तीनों कानून रिप्लेस करके आए हैं आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो आज के इस वीडियो में, ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, जिसमें मैं भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में क्या, आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता जो नया एक कानून आ गया आईपीसी को रिप्लेस करके, उसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो पुराने आईपीसी में नहीं थी, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आपको बता दूं कि आईपीसी जो है रिप्लेस करके जो है भारतीय न्याय संहिता नाम से एक कानून आया है जो आज से लागू हो रहा है, और जिसमें 12:15 पे कमला जो मार्केट पड़ती है, विश्वविद्यालय वाला एरिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास का एरिया, वहाँ पे एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मतलब नए कानून के तहत पहली एफआईआर जो है दिल्ली में दर्ज हो चुकी है। तो इस कानून में और पुरानी आईपीसी में क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस हुए, उसकी चर्चा मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो कानून है, इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं, पिछली आईपीसी में जो है 511 सेक्शंस थे, जबकि नए भारतीय न्याय संहिता में जो है 358 सेक्शंस हैं। अब ये बात होगी कि 511 से 358 सेक्शन हो गए हैं, तो क्या बहुत सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है? ऐसा नहीं है। डिलीशन तो बहुत ही कम हुआ है, जबकि कई सारे सेक्शंस को क्लब करके एक सेक्शन कर दिया है। मतलब जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, उन सारे सेक्शंस को एक जगह लाके क्लब कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो 511 सेक्शंस थे टोटल, उसमें अब जो है 358 सेक्शंस हो गए हैं। इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, हिट एंड रन प्रोविजन के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसका इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इस 106 सेक्शन को लेकर जो है देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि जब भी ये कानून लागू होंगे और भारतीय न्याय संहिता यानी कि लागू होगी, तब तक हम इसे होल्ड पे रखते हैं जब तक कि इसके लिए कोई एक उचित समाधान ना निकल जाए। तो सारे मतलब बीएनएस लागू होने के बावजूद सेक्शन 106 जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे पहले जो आईपीसी थी, उसमें जो है 1 से लेके 40 और उससे भी ज़्यादा 44 और 50 तक, ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेशन क्लॉज टाइप की थी, पर वो पर्टिकुलर सेक्शन में थी। सेक्शन 20 हो गया, सेक्शन 44 हो गया इंजरी से रिलेटेड, या इंडिया किसे माना जाएगा, इस टाइप के जो सेक्शन थे वो पर्टिकुलर एक सेक्शन थे। लेकिन इसमें सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस क्लॉज है, उसी के सब क्लॉजेज में ये सारी डेफिनेशंस या सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें बात आई है, सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस क्लॉज का सेक्शन है, उसका क्लॉज 10 में जो है प्रोनाउन ही और उसके डेरिवेटिव्स की बात होती है, जहाँ पे थर्ड जेंडर एज ए ट्रांसजेंडर वहाँ पे इंक्लूड किया गया, यानी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस केस में जो है ट्रांसजेंडर और उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो एक चेंजेस हमें यहाँ पे, एक बड़ा चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आते हैं पनिशमेंट। तो कम्युनिटी सर्विस है, वो आईपीसी में नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, ध्यान से सुनिए, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में 5 टाइप की पनिशमेंट थी। फर्स्ट वन डेथ, सेकेंड वन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और थर्ड में जो थी 2 टाइप का इम्प्रिजनमेंट होता था, जिसमें इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी जो कि ओल्ड हो चुकी है, रिपीट हट चुकी है, उसमें ये 5 टाइप की पनिशमेंट थी। कम्युनिटी सर्विस जैसी कोई पनिशमेंट जो है उसमें आईपीसी में नहीं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस को जो है एक पनिशमेंट का, जो पेटी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं उसके लिए जो है कम्युनिटी सर्विस दी गई है। तो देयर आर 6 सेक्शंस इन बीएनएस वेयर एज कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड्स एज ए पनिशमेंट।
तो वो कौन कौन से सेक्शन है उसकी हम यहाँ पे बात कर। सेक्शन 202 है, जो कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अनलॉफुली इंगेज करता है ट्रेड में, 202 इसके बारे में बात करता है, तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की बात करें। इसके बाद 209 है, अगर किसी के खिलाफ 84 में जो प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर वाली जो प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और वो नॉन अपीयरेंस करता है, तो वहाँ पे जो है कम्युनिटी सर्विस की बात है। 226 यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज लॉफुल पावर ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की बात है। जबकि 3032 ये प्रोवाइजो है, जहाँ की 2 स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। अगर जो स्टोलन की गई है प्रॉपर्टी है, जो चुराई गई है, वो उसका अमाउंट 5000 से नीचे है, और ऐसा व्यक्ति फर्स्ट टाइम में कन्विक्ट होने जा रहा है, और वो इस की वैल्यू या उस प्रॉपर्टी जो चुराई गई है उसको वापस करता है, तो यहाँ पे भी कम्युनिटी सर्विस की बात है। 355 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन, और 356 जो डिफेमेशन से है वो यहाँ पे भी कम्युनिटी सर्विस है। तो ये 6 ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट जो है प्रोवाइड किया गया है। समय बदला है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, डाटा पर डे सभी के पास होता है, तो जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, उसमें जो डिजिटल चीज़ों का उपयोग है, तो इन सब चीज़ों को भी जो है बीएनएस में जगह दी गई है। तो इसमें सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करता है और डिफाइन करता है कि किन चीज़ों को, किन एक्टिविटीज़ को, किन ऑफेंसेस को जो है ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। तो इसमें एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, किडनैपिंग है, इसमें रॉबरी है, व्हीकल थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, लैंड ग्रैबिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, और जैसे कि आप ट्रैफिकिंग करते हैं ड्रग्स की, इलिसिट वेपन्स की, या ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, ऐसी चीज़ों को सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम के एक अम्ब्रेला में जो है डिफाइन किया, और ये काफ़ी अच्छे खासे वास्ट तरीके पे डिफाइन किया। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम में इकोनॉमिक ऑफेंसेस है उसको भी जो है सेपरेटली जो है इलस्ट्रेट किया गया है। ऑफेंसेस जो है क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लॉज ऑफ 111, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम का जो एक्सप्लेनेशन क्लॉज है उसका क्लॉज 3, वहाँ पे जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात की गई है। वो क्या क्या है, इसमें आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फ्रॉडजरी है, काउंटरफिटिंग ऑफ बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टाम्प्स, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड है, कोई ऐसी स्कीम चलाते हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जो है डी फ्रॉड करते हैं, एनी एक्ट इन एनी मैनर, जिसमें आपका व्यू ये हो कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को जो है डी फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो भी जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ओवरऑल बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसमें किसी एक गैंग या किसी ग्रुप के मेंबर होने के नाते सिंगली और जॉइंटली आप जो है क्या करते हैं, थेफ्ट है, स्नैचिंग है, चीटिंग है, या फिर जैसे टिकट आप अनऑथराइज तरीके से बेच रहे हैं, ये सभी जो है पेटी ऑफेंसेस में आए हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, जिसका आईपीसी में कोई भी प्रोविजन नहीं था, उसको 103 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है, और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है डेथ पेनल्टी तक जो है प्रेस्क्राइब की गई है सेक्शन 69 की। और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है, क्योंकि जैसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाली बात है, जो पहले आईपीसी में 375 में था, उसमें कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं था, उसमें अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 इसके बारे में बात करता है। इसमें 10 साल की सजा है और फाइन या दोनों साथ में हो सकता है। मतलब ऐसे डिसीटफुल मीन से आप किसी एक पुरुष महिला के साथ संबंध स्थापित करता है और ऐसा वो फुलफिल नहीं करता जो भी उसने प्रॉमिस की हो, तो सेक्शन 69 के तहत उसे पनिश किया जाएगा। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन जो 377 अननेचुरल इंटरकोर्स की जो बात थी, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। सेक्शन 377 आपको याद हो नवतेज सिंह जौहर केस जो था,
उसमें जो डिलीट तो हुआ, पर वहाँ पे क्या था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर कंसेंट के साथ संबंध बनाता है तो वो इलीगल या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन माइनर है और बिना कंसेंट के बना रहा है या एनिमल के साथ इंटरकोर्स की बात है जिसे हम बेस्टियलिटी कहते हैं, तो एज सच कोई प्रोविजन जो है भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। इसमें जो है नवतेज सिंह जौहर के केस की बात है। तो ये रही भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में क्या चेंजेस हो चुके हैं, या आईपीसी जब रिपील की गई भारतीय न्याय संहिता तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो है काफ़ी चेंजेस आए और कुछ चीज़ें आईपीसी में नहीं थी, यहाँ पे लाई गई है। और यहाँ पे लास्टली मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि सेक्शन 113 जो टेररिस्ट एक्ट की बात करता है, तो इसमें भी वास्ट रेंज जो है इंक्लूड की गई है कि किन एक्टिविटीज़ को जो है टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अभी तक यूएपीए एक्ट एप्लीकेबल होता था, पर अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 113 जो है टेररिस्ट एक्ट की बात करता है और उसके पनिशमेंट की भी बात करता है। तो ये रही कि आईपीसी हटा के जब बीएनएस आई उसमें क्या मेजरली चेंजेस और क्या नए नए ऑफेंसेस आ चुके हैं, उनको क्या डिफाइन किया गया, इस तरीके की चर्चा मैंने इस वीडियो में की। हम इसके सेकंड पार्ट में जब अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें हम जो है सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम उनके बीच में क्या मेजरली चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।